बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, दुनिया न्यूज़ पर आप देख रहे हैं प्रोग्राम नुक्ता नज़र। मैं हूं आपका मेज़बान मोहम्मद अजमल जामी। स्टूडियोज़ में तशरीफ़ रखते हैं जनाब मुजीबुर रहमान शामी साहब। आज की सबसे अहम खबर साइफ़र कहानी से जुड़ी है। तहलका खेज़ इंकशाफात किए हैं। आज़म खान साहब ने, जो साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान साहब के प्रिंसिपल सेक्रेटरी रहे, इंतहाई काबिल एतमाद प्रिंसिपल सेक्रेटरी थे और इस कदर इनका अहम असर रसूख था कि कई बड़े बड़े नामी गिरामी वज़रा और मुआवनीन इनके आगे बेबस हुआ करते थे। ये लापता थे, गायब थे। फिर आज मजिस्ट्रेट के सामने इनका बयान है 164 के तहत। उसमें ये फरमाते हैं कि ये जो साइफ़र का मामला है, इसमें चेयरमैन पीटीआई ने तमाम तर हक़ाइक़ को छुपाकर साइफ़र का झूठा और बेबुनियाद बयानिया बनाया। चेयरमैन पीटीआई ने साइफ़र मुझसे 9 मार्च को ले लिया और बाद में गुम कर दिया। तहरीक अदम एतमाद से बचने के लिए साइफ़र को बैरूनी साजिश का रंग दिया गया। ये ड्रामा प्री प्लान था और ये साइफ़र ड्रामा सिर्फ़ और सिर्फ अपनी हुकूमत बचाने के लिए है। साइफ़र का हकीकत से कोई ताल्लुक़ नहीं था और इसको सियासी मकासद के लिए इस्तेमाल किया गया। तमाम काबीना अरकान को मुलव्विस किया गया और तमाम लोगों को बताया गया कि साइफ़र को कैसे इस्तेमाल किया जा सकता है। और उन्होंने ये भी कहा कि चेयरमैन पीटीआई ने साइफ़र ड्रामे के ज़रिए अवाम में मुल्की सलामती इदारों के ख़िलाफ़ नफ़रत का बीज बोया। कई एक अहम सवालात उठते हैं। इस बयान की अहमियत क्या है, स्पेशली कमिंग फ्राम आज़म खान साहब? इसके लीगल कॉन्सिक्वेंसेस क्या होंगे? खान साहब के ऊपर इसके क्या असरात होंगे? साइफ़र की कहानी जो थी, जो साजिश से जुड़ी हुई थी, वो कहाँ खड़ी होगी? आज़म खान साहब ख़ुद कहाँ गायब थे? और अब उन्होंने ये बयान दिया, इसकी आइनी और कानूनी हैसियत क्या है? क्योंकि पीटीआई का रद्द अमल भी आया इस बयान के ऊपर, जो अहम सवाल उठा रहे हैं रऊफ़ खान साहब, जो उनके तर्जुमान हैं। और अहम तरीन बात इसमें यह भी है कि जो 37वीं नेशनल सिक्योरिटी कमेटी की मुलाकात थी, जो मीटिंग थी, उसमें क्या कहा गया और बाद में जो जलसे जुलूस और सियासी बयानात इमरान खान साहब ने जारी किए थे, उनमें क्या फ़र्क था? ये जो बयान है उनका, इस बयान की रोशनी में उन तज़ादात की निशानदेही की जा सकती है। क्योंकि जो नेशनल सिक्योरिटी कमेटी हुई थी, उसकी जो मुलाकात हुई थी, इमरान खान साहब जब वज़ीर-ए-आज़म थे, उस हंगाम, उस एलामे में जो एक सफ़े का था, उसमें ना तो लफ्ज़ साजिश, कॉन्स्पिरेसी कहीं इस्तेमाल किया गया, ना ही थ्रेटनिंग कहा गया और ना ही मुदाखलत नामी को लफ्ज़ इस्तेमाल किया गया, बल्कि कहा गया कि ये जो साइफ़र था, इसकी ज़ुबान अनडिप्लोमेटिक है, गैर सिफारती है और स्ट्रॉन्ग डिमार्श जारी करने का फ़ैसला किया गया था। डिप्लोमेटिक नॉर्म्स का ज़िक्र किया गया था। और ख़ास बात यह कि फिर जब सरकार बदली तो मौजूदा हुकूमत आई, उस हुकूमत के दौर में जो एलामी आया, उसमें तो सिरे से ही कहा गया कि मुदाखलत नाम की कोई शय नहीं है। जनाब मुनीर फ़ारूक साहब हैं सर, सीनियर तजिया निगार और कानूनी मामलात पर भी ग्रिप रखते हैं। उनको हमने ज़हमत दी कि इस मुद्दे पर उनसे बात की जा सके। देखें, एक बात तो ये कि आज़म खान गुज़श्ता कई रोज़ से लापता थे। उनके लवाकिन ने रेट भी की इस्लामाबाद हाई कोर्ट में और फिर पर्चा भी कटवाया और उनके भांजे जो हैं उन्होंने ये गुफ्तगू भी की मीडिया पर और उन्होंने कहा कि कोई राब्ता नहीं हमारा उनसे। राना सनाउल्लाह साहब ने कहा कि वो अपने घर वालों से राब्ते में हैं जी, लेकिन उन्होंने उसकी तरदीद की कि हमारा उनसे कोई राब्ता नहीं है। तो अब एक शख्स जो कस्टडी में था कहीं ना कहीं, मुबैना जी कहीं तो होगा ना, ये तबलीगी जमात के चिल्ले पे गया था या सैर सियाहत कर रहा था, या किसी दोस्त के पास था, अपनी मर्जी से था या किसी की मर्जी से था, ये सब सवालत तो होंगे ना। अब वो अचानक उनका बयान सामने आया है और साथ ही जो प्राइम मिनिस्टर के ख़ुसूसी मुआवन हैं बिलाल अज़हर कियानी, उन्होंने हमें ये इत्तला दी है कि आज़म खान मुतलका थाने में खुद चल कर गए और उन्होंने कहा कि मैं अपने एक दोस्त के पास था पेशावर में और जो पर्चा है उसको खारिज कराया और उनको किसी ने लापता नहीं किया था। ये ऑफिशियल स्टेटमेंट है उन्होंने जो आप रिपोर्ट कर रहे हैं। ठीक है। अब 164 का बयान की कार्रवाई है, यानी ये मजिस्ट्रेट के सामने बयान है और जब मजिस्ट्रेट के सामने बयान होता है, पुलिस के सामने बयान तो कोई कानूनी दस्तावेज नहीं होती, लेकिन मजिस्ट्रेट के सामने जो बयान होता है उसकी कानूनी हैसियत हो जाती। अब सवाल ये है कि उन्होंने कहा कि साइफर जो है, जो कॉपी
ان کے پاس تھی وہ سابق وزیر اعظم نے لے لی ان سے اور پھر کہا کہ وہ گم ہو گئی. اچھا، اس کے اعتراف وہ پچھلے برس ہماری کولیگ ماریہ میمن صاحبہ، ان کے ساتھ انٹرویو میں بھی عمران خان صاحب یہ اعتراف کر چکے تھے. اچھا، منیب صاحب کو ذرا لے لیں. ان سے گم ہو گیا. ہم ان سے لیتے ہیں. منیب صاحب یہ بتائیے کہ یہ ساری کارروائی آپ نے بھی سن لی، پڑھ لی، یہ جرم کیا بنتا ہے؟ یعنی کارروائی کیا ہو سکتی ہے؟ مقدمہ کیا قائم ہوگا؟ رانا ثناء اللہ تو کہہ رہے ہیں کہ سائفر برآمد کرنے کے لیے گرفتار کرنا ضروری ہو گیا. بہت شکریہ جناب شامی صاحب. گزارش یہ ہے سر کہ اس پہ 2-3 معاملات ہیں. ایک تو یہ جس طرح آپ نے درست نشاندہی فرمائی، 164 کا جو بیان ہے میجسٹریٹ کے سامنے، اس کی قانونی حیثیت ہوتی ہے کیونکہ بیان دینے سے پہلے میجسٹریٹ کے اوپر لازم ہوتا ہے کہ وہ جو بیان دے رہا ہے اس سے یہ بتائے کہ جو آپ بیان دے رہے ہیں کیا آپ یہ اپنی من مرضی سے دے رہے ہیں، اور کیونکہ اگر آپ دے رہے ہیں تو اس کو بطور شہادت بھی استعمال کیا جا سکتا ہے. تو اب یہ تو ایک کنفیشنل سٹیٹمنٹ ہے اور باقاعدہ ڈاکیومنٹ ہو چکا ہے. دوسری بات یہ کہ اگر سابق وزیر اعظم کے حوالے سے دیکھا جائے تو 2 مقدمات ہیں. ایک جو بن سکتے ہیں میں سمجھتا ہوں جس میں شاید کارروائی آگے بڑھ سکتی ہے. ایک یہ کہ انہوں نے اپنے اوتھ کی وائلیشن کی ہے، یعنی آرٹیکل 91 اگر آپ اس کو دیکھیں جو اوتھ کو ایڈمنسٹر کرتا ہے پاکستان کے کسی بھی وزیر اعظم کے لیے، تو اس کا لاسٹ پیراگراف بڑا انسٹرکٹیو ہے جس کے اندر بتایا گیا ہے کہ مجھے کوئی بھی انفارمیشن اگر میرے تک لائی جائے گی اور میرے علم میں لائی جائے گی تو میں اپنی کسی ذاتی فائدے کے لیے اس کو کسی کو بھی نہ ریویل کروں گا نہ اسے استعمال کروں گا. یہاں جو آڈیو لیکس آئیں اور پھر جو ان کا کنفیشنل بیان ہے اس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ عمران خان صاحب نے بدقسمتی سے یہ کام کیا. دوسری بات یہ ہے کہ اس میں کس حد تک شمولیت تھی اعظم خان صاحب کی، وہ بائی دا وے اس کیس میں ابھی تک پرائم ایکیوزڈ ہیں. مجھے لگتا ہے وہ بھی ایک معاملہ ہے. اور نہیں، اب یہ جو بیان آیا ہے اس کے بعد ان کو وعدہ معاف بنا لیا جائے گا کیونکہ وہ شریک جرم جو ہے وہی تو وعدہ معاف گواہ بنتا ہے نا. جی بالکل. جی میں وہی عرض کر رہا تھا کہ کیونکہ وہ پرائم ایکیوزڈ ہیں اس کیس کے اندر، جو اب تک ایف آئی اے نے کاروائی کی ہے، ایف آئی اے نے ان کو پرائم ایکیوزڈ رکھا ہوا ہے، اعظم خان صاحب. جی وہ مرکزی ملزم ہے. جی بالکل. اور اس پہ اسٹے آرڈر تھا، ابھی پرسوں ویکیٹ ہوا ہے. جی بلکہ گزشتہ روز شاید ویکیٹ ہوا ہے. یہ تو بڑی عجیب بات نہیں ہے کہ ہائی کورٹ نے انکوائری پر اسٹے دے دیا ہوا تھا. جی، اور وہ میرے خیال میں جسٹس شاید جلال صاحب ان کی عدالت سے تھا اور تقریباً کافی عرصے سے یہ اسٹے آرڈر چلا جا رہا تھا اور عمران خان صاحب نے ذاتی طور پر لیا تھا. یہ انکوائری پر اسٹے دینا جو ہے یہ بھی ایک ورلڈ ریکارڈ قائم کرنے کے مترادف نہیں ہے. جی بالکل. انہوں نے کہا تھا کہ ان کے خلاف اس معاملے پر کوئی کارروائی نہیں ہو سکتی اور ایف آئی اے کو روک دیا گیا تھا اسٹے آرڈر کے تحت. تو بہرحال یہ اسٹے آرڈر تو ویکیٹ ہو چکا ہے. یہ تھا ایک نقطہ. آپ کہہ رہے دوسرا کیس کیا بن سکتا ہے اسی مدعے پر؟ ایک تو آپ نے کہا نا اوتھ کی خلاف ورزی کی. اوتھ کی خلاف ورزی جو ہے گویا وہ ڈسکوالیفیکیشن کا کیس ہے یا سیڈیشن کا کیس ہے؟ سامی صاحب یہ بڑا دلچسپ اس کا ایک پرسپیکٹو ہے. ایک تو دیکھیے کوئی بھی وزیر اعظم اپنی اوتھ کی وائلیشن کرتا ہے تو اوتھ ہے دیا ہوا آئین کے اندر. تو ایک نقطۂ نظر تو یہ ہے کہ وہ آئین کی وائلیشن بھی ہے اور آئین کی وائلیشن آپ کو پتا ہے کہ اس کو کون سا آرٹیکل گورن کرتا ہے؟ آرٹیکل 6 لگتا ہے. جی ہاں. آئین کو سابوتاژ کر دیا. جی بالکل. جی بالکل. اور اس میں پھر دوسرا جو معاملہ ہے وہ وزیر اعظم پہ بھی لگتا ہے اور وہ اعظم خان صاحب پہ بھی لگتا ہے. وہ ہے آفیشیل سیکرٹ ایکٹ 1923 کا. اب اگر کوئی سینسٹیو انفارمیشن آپ ڈائیورج کرتے ہیں اور کسی کو دے دیتے ہیں، خرد برد کر دیتے ہیں، چھپا دیتے ہیں، جلا دیتے ہیں، اس کو ٹیمپر کر دیتے ہیں، اس کو مینیپولیٹ کر دیتے ہیں، اس کی بڑی لبرل انٹرپریٹیشن ہو سکتی ہے. تو آپ کے خلاف آفیشیل سیکرٹ ایکٹ کے تحت بھی مقدمہ چل سکتا ہے. اب ذہن میں رکھیے گا، یہ آپ کی بھی نالج میں ہے کہ جو پاکستان جو ملٹری کورٹس ہیں ان کے اندر بھی جو مقدمات 9 مئی کے بعد کہا جا رہا ہے کہ بنائے جائے اور اس کا ٹرائل کیا جائے، وہ آفیشیل سیکرٹ ایکٹ بھی اس کے اندر ایک انسٹرومنٹ ہے، غالباً سیکشن 7 ہے اس کا. لیکن یہاں تو ایک ایسی انفارمیشن ہے جو کہ ڈائیورج کی گئی ہے اور دی گئی ہے. تو مجھے لگتا ہے کہ یہ 2 معاملات ہیں. اس کی کیا سزا ہے؟ سزا شامی صاحب ڈیپینڈ کرتا ہے. سزا تو بے شک اگر 1 سال کی بھی ہو، 2 سال کی بھی ہو، میں اس وقت فرام دا ٹاپ آف مائی ہیڈ مجھے نہیں پتا کہ اس کی سزا اس ایکٹ کے اندر باقاعدہ طور پر کیا لکھی ہوئی ہے. لیکن وہ تو صرف آپ اس کو سیکشن کو کوٹ کر سکتے ہیں، لیکن سزا کوئی بھی ہو فار دیٹ میٹر وہ پھر آپ کی ڈسکوالیفیکیشن کی بنیاد بن سکتی ہے کہ آپ صادق اور امین نہیں رہے کیونکہ آپ نے غلط بیانی کی ہے. جی بالکل بالکل. اس میں پھر آپ کی ڈسکوالیفیکیشن ہو سکتی ہے اور کم از کم 5 سال تک تو ہو سکتی ہے. لیکن یہ بڑی
सीरियस नेचर की है, और आइन की वायलेशन, अगर वो अपने हल्फ की वायलेशन करते हुए आइन की वायलेशन कर गए तो वो भी बहुत सीरियस नेचर की। मुनीब साहब, अब इसके पैरेलल, यानी ये 4 इक्वेशंस हैं। एक तो साइफर की कहानी जब मंजर आम पर आती है, फिर जो नेशनल सिक्योरिटी कमेटी का एलामी है, उसमें ना साजिश का जिक्र है, ना थ्रेटनिंग का जिक्र है, और ना किसी उस मुल्क का नाम लिया गया है, बल्कि उसमें ये कहा गया कि अनडिप्लोमेटिक है और एक हम जो डिमार्च है वो जारी करेंगे। फिर उसके बाद जो असद मजीद खान साहब हैं, उनकी स्टेटमेंट के हवाले से मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर्स की प्रेस रिलीज जारी होती है, और फिर जब हुकूमत चेंज हुई तो तब जो नेशनल सिक्योरिटी कमेटी हुई उसमें NSC ने ये कहा कि इसमें कोई हमने एविडेंस कॉन्स्पिरेसी का नहीं ढूंढा। इन तीनों को मिला के चौथा आज बन जाता है आज़म खान साहब का बयान। ये चारों क्लब इन करें तो इसके पैरेलल PTI या इमरान खान साहब के पास क्या डिफेंस बचता है, क्या दलील बचती है, ये क्या नुक्ता है जिसकी बुनियाद पे वो साबित कर सकते हैं कि वो जस्टिफाइड थे? जामी साहब जस्टिफाइड तो वो शुरू दिन से नहीं थे। हाँ, बसद एहतराम मैं करूँगा, अगर ढीठ बन के आप ये कहते रहें कि जी ये तो बड़ा ऐसे है और हमारे पास तो जस्टिफिकेशन, वो तो ऑडियो लीक से भी पता चल गया था, और बदकिस्मती से आजम खान साहब की ऑडियो लीक इसमें मौजूद है जिसमें वो कहते हुए पाए जाते हैं कि मिनट्स तो मेरे पास हैं, मिनट्स तो मैंने बनाने हैं। और अब यही एक ये भी कॉन्ट्रडिक्शन है उनका, ये जो बयान 164 वाला, उसमें जो वो स्टेटमेंट दे रहे हैं और वो जो मुबैना ऑडियो लीक है उसमें जो स्टेटमेंट दे, दोनों में तजाद है। जी, बात ये है जामी साहब, ये मामला जो है ना ये ट्रायल का होता है। कोई भी अच्छा क्रिमिनल लॉयर क्रॉस एग्जामिनेशन में इस चीज को एक्सपोज कर देगा। ऑल्दो ऑडियो एविडेंस जो है उसके एडमिसिबिलिटी के बड़े सिवियर इश्यूज होते हैं, शामी साहब भी इससे बखूबी वाकिफ हैं, लेकिन कोई भी अच्छा वकील तगड़ा जो क्रॉस एग्जामिनेशन करता हो, क्रिमिनल प्रैक्टिस करता हो, वो बड़े आसानी से सच बार उगलवा लेगा, क्योंकि एक एविडेंस टैपिंग की सूरत में मौजूद है और दूसरी एविडेंस हमारे पास मौजूद है जिसमें अब कन्फेशनल स्टेटमेंट। आप देखिए खान साहब उसमें क्या अपना डिफेंस देंगे, वो उनके वकील जाने, वो जाने। मैं जो अर्ज कर रहा हूँ ये है कि मुकदमा जो है, यानी आर्टिकल 6 के तहत भी वफाकी काबीना कायम कर सकती है, और ये जो दरोगोई के इल्ज़ाम में डिस्क्वालिफिकेशन का केस भी फाइल हो सकता है। जी बिल्कुल हो सकता है, ये दोनों सूरतें हो सकती हैं, और सीक्रेट एक्ट के तहत भी कार्रवाई हो सकती है। जी बिल्कुल हो सकती है, ये तो तमाम लीगल ऑप्शंस हैं जी। ठीक, मगर अब देखिए ये तो सारा मुकदमा कायम होगा, फिर उनको सफाई का मौका मिलेगा और फिर अदालत फैसला करेगी। ये चुटकी बजाते हैं तो काम नहीं होगा ना जी, ऐसे ही है, इतना शायद सादा नहीं होगा, चलिए इतना सादा नहीं होगा, लेकिन फिर भी ये ट्रायल का मामला है, कम से कम मुकदमात तो बनाए जा सकते हैं। ठीक, मुनीब साहब बहुत शुक्रिया, आपने कीमती वक्त दिया, आपकी दीगर मसरूफियात भी आप तशरीफ़ लाए, बहुत शुक्रिया। अच्छा, ये जो सारा मामला है साइफर कहानी का, साइफर, अमरीकी साजिश, और फिर जो उसके किस्तवार सिलसिला था उसको हमने देखा है, तायराना नज़र उस पर डाली है दुनिया न्यूज़ ने, इस पर खुसूसी रिपोर्ट मुरतब की है कि कब क्या हुआ। देखिए खुसूसी रिपोर्ट। ये थी इस मामले की एक टाइम लाइन, और अभी हमें ज्वाइन किया है सीनियर सहाफ़ी जनाब एजाज़ सैयद साहब ने इस्लामाबाद से। उन्हें ज़हमत इसलिए सर दी कि ये जान सकें कि जब से साइफर कहानी मंजर आम पर आई है, ये जो है जी एजाज़ साहब खुश आमदीद, ये जो भी तफसील है ना ये तो परखी जाएगी ना जब अदालत में जाएगी और फिर उसके ऊपर मुकदमा चलेगा। ऑब्वियसली हमने तो टाइम लाइन बयान की कब क्या है, यानी ये तो एक तरतीब है ना वाक़यात की, जो जोश और जज्बात के साथ बयान कर दी गई, लेकिन वो पूरे जज्बात में। लेकिन सवाल ये है कि जब अदालत में मामला जाएगा फिर वकला भी आमने सामने होंगे, सफाई का मौका भी मिलेगा, बिल्कुल ठीक है, और फिर मुकदमा क्या कायम होगा, क्या आर्टिकल 6 के तहत कायम होगा या सीक्रेट एक्ट के तहत कायम होगा, यानी तो उसके बाद फिर सूरत हाल वाज़ेह होगी ना। हुकूमत जो है यानी देखिए मुकदमे पे मुकदमा तो कायम होता चला जा रहा है, कोई मुकदमा अभी तक चल नहीं पाया, तो इस मामले में तो फिर खान साहब की जो हिकमत अमली है वो कामयाब है। खान साहब उन्होंने वो हमारे कहते हैं, वो क्या करते हैं जब आप चल दौड़ रहे होते हैं ना तो एक थोड़ी सी रुकावट खड़ी कर देते हैं, आप मुंह के बल गिरते हैं, वो ठिबी मारना कहते हैं, तो खान साहब तो ठिबी मार रहे हैं। एन मुमकिन है कुछ चंद हफ्तों बाद ये मुमकिन ना रहे। सर ये अब असल बात ये है कि जो इसमें तजाद बुनियादी तौर पर, ये हमारा काम नहीं है, नहीं मैं उसकी निशानदेही कर रहा हूँ, फैसला सादर नहीं कर रहा। हाँ। मैं तो ये आपके सामने नुक्ता रख रहा हूँ अवाम के सामने कि जो कौमी सलामती कमेटी का एलामिया पहला, दूसरा या सफ़ीर से मनसूब फॉरेन ऑफिस की प्रेस रिलीज, ये
اس کے پیرلل جو جلسے اور جلوس میں جو سیاسی بیانیہ بنایا گیا، ان دونوں کا موازنہ اور ان دونوں میں تضادات تو ہائی لائٹ ہوں گے نا؟ نہیں، وہ تو ہائی لائٹ ہوں گے، یہ تو ایک سیاسی بیانیہ. دیکھیں جو انہوں نے فائدہ اٹھانا تھا اس سیاسی بیانیے سے وہ تو اٹھا چکے، قوم کو تو مشتعل تو کر چکے اور بتا چکے، انہوں نے کہا کہ میرے خلاف سازش ہو گئی ہے. پھر وہ اس بیانیے کا کیا بنا؟ اور غیر ملکی ہاتھ ہے اس میں. پھر اسی سازش اور سے پیچھے ہمارے کیوں جو ہٹے؟ مقامی ادارے ہیں اور مقامی رہنما ہیں وہ بھی اس سے ملے ہوئے ہیں. ٹھیک ہے، یہ تو انہوں نے لوگوں کو ایک ورغلہ لیا اور ان کو ایک انہوں نے اپنا تو اس وقت جو انہوں ایک بیانیہ بنا کے اس کی پتنگ تو اڑا لی. ٹھیک. اعجاز صاحب اگر آپ سن پا رہے ہیں سوال، اگر آپ نے سنا ہو کہ یہ اس معاملے پر لے کر کے اب تک حکومتی سرکاری سطح پر کس نوعیت کی تحقیقات ہوئیں اور وہ کہاں کھڑی ہیں؟ اعجاز صاحب یہ ایف آئی اے کہاں آئی ہے اس میں، اسی کا ذکر سر، اور کیا کر رہی ہے، کیا پیش نظر ہے؟ اچھا شامی صاحب، میں نے آپ کی گفتگو بھی سنی اور جامی صاحب سے جو بات ہوئی آپ کی میں نے پوری سنی. ایف آئی اے اس کے اوپر انکوائری آلریڈی کر رہی ہے اور اب ایف آئی اے جو ہے اس نے سٹیٹمنٹس بھی لے لیے ہوئے ہیں. ابھی نہیں لیے بلکہ گزشتہ 3 ماہ کے اندر یہ جو انکوائری ہے وہ چل رہی تھی اور اس کے اوپر سٹیٹمنٹس دیے جا رہے تھے. اور اب تک کے جو اہم سٹیٹمنٹس ہیں یہ اسد مجید صاحب جو کہ سیکرٹری خارجہ ہیں ان کا سٹیٹمنٹ بھی ہو چکا ہے اور یہ وہی ہے سیکرٹری خارجہ جو اس وقت ڈونلڈ لو سے ان کی گفتگو ہوئی تھی جنہوں نے یہ سائفر لکھا تھا. ٹھیک ہے، ان کا سٹیٹمنٹ ہو چکا ہے. اسد عمر جو کہ پی ٹی آئی کے رہنما ہیں، آپ کو یاد ہو کہ اس کے اوپر سائفر کے معاملے کے اوپر ایک آڈیو لیک بھی آئی تھی، اس کے اوپر بھی ایف آئی اے نے اسد عمر کو اور باقی لوگوں کو بلایا تھا. تو اسد عمر ایف آئی اے میں جا کر اس آڈیو لیک کی تصدیق کر چکے ہوئے ہیں کہ یہ جو آڈیو لیک جس میں عمران خان صاحب کہتے ہوئے پائے گئے تھے کہ اب ہم اس سے کھیلیں گے، اس کو استعمال کریں گے. تو اسد عمر بھی جا کے اپنی سٹیٹمنٹ دے آئے ہوئے ہیں. پھر اس وقت کے جو سیکرٹری خارجہ تھے سہیل صاحب، ان سے بھی سٹیٹمنٹ ایف آئی اے مکمل کر چکی ہے. تو ایف آئی اے جو ہے، ایف آئی اے اسلام آباد اپنا کام پورا کر چکی ہے. اس میں آفیشل سیکرٹ ایکٹ کی خلاف ورزی ہے، اس میں اہم قومی دستاویزات، ریاستی جو دستاویزات ہیں ان کو چور کرنا یا ان کو غائب کرنا، جو جیسے ڈونلڈ ٹرمپ صاحب نے کی ہیں ان پر بھی الزام یہ ہے نا. یہ سملر کیس ہے، یہ بالکل سملر کیس ہے. ٹھیک، آپ چونکہ ابھی امریکہ سے واپس پلٹے ہیں تو یہ سائفر پھر سازش اور سازش کے کردار، ان کا سیاسی جلسے جلوسوں میں ذکر، اس پر بیانیہ، پھر وہ سازش دم توڑ گئی یا اس میں سے ہوا نکال لی گئی اور پھر اسی ریاست یا اسی سٹیٹ سے آپ انسانی حقوق کے نام پر یا دیگر معاملات پر سینیٹرز کے بیانات بھی لے رہے ہیں اور وہاں بیٹھی جو پی ٹی آئی قیادت ہے وہ بھی ایکٹیو دکھائی دیتی ہے. تو آپ امریکہ گئے تو اس بارے میں یہ جو 2 تضاد ہیں کیا رائے سننے کو ملی آپ کو؟ دیکھیے جو اوورسیز پاکستانی ہے نا، وہ ان کی وہ عمران خان صاحب کی سیاست سے اتنے زیادہ آگاہ نہیں ہے. وہ عمران خان صاحب کی جو شہرت ہے اس شخصیت سے متاثر ہے اور وہ عمران خان صاحب کو ہیرو ہی سمجھتے ہیں. لیکن جو پاکستان میں پالیٹکس کو جانتے ہیں، سمجھتے ہیں، وہ یہاں پر تو صورتحال بالکل یکسر مختلف صورتحال ہے. تو یہاں کی جو صورتحال ہے اس سے ہمارے جو اوورسیز بھائی ہیں وہ اتنے زیادہ آگاہ نہیں ہے. تو وہاں پر تو ایک الگ تھنکنگ پائی جاتی ہے. وہ تو ان کی جسے کہتے ہیں زلف کے اسیر ہے. تو جو یہاں پر صورتحال ہے وہ یہ ہے کہ عمران خان صاحب نے اپنا جو بیانیہ ہے وہ تو قائم کیا، سیاسی بیانیہ تو انہوں نے قائم کیا، اس میں تو کوئی شک نہیں ہے، اور کامیابی سے قائم کیا. حقیقت کیا تھی؟ حقیقت تو کچھ اور تھی، اور حقیقت وقت کے ساتھ سامنے آئی اور اس وقت بھی لوگوں نے آواز اٹھائی تھی کہ یہ سائفر غلط ہے. مگر شاہ صاحب یہ اب تو قانون کی عدالت میں جا رہا ہے نا معاملہ. جی شامی صاحب، قانون کی عدالت میں جا نہیں رہا، جا چکا ہے. اور وہاں پر یہ جو بیان ہے 164 کا، یہ وہ والا بیان ہے شامی صاحب، آپ کو پتا ہے کہ میجسٹریٹ کے سامنے دیا گیا بیان، اس کے اوپر کاروائی بھی ہوتی ہے اور اسے واپس بھی نہیں لیا جا سکتا. یہ کل کلاں جو اعظم خان ہے یہ نہیں کہہ سکیں گے کہ وہ دباؤ میں تھے.
ठीक है, सियासी बयान दे सके, लेकिन कानून उसको उनके बयान को तस्लीम नहीं करेगा। और अगर उन्होंने कानूनी तौर पे कहा कि वो दबाव में थे, तो ये बयान खुद उनके खिलाफ इस्तेमाल होगा और उनको भी सजा हो सकती है। मगर ये जो मरकजी मुल्ज़िम जो थे, आजम खान को इसमें कहते हैं बनाया गया था, तो क्या मरकजी मुल्ज़िम भी वादा मुआफ गवाह बन सकता है? देखें शामी साहब, जब भी कोई मुकदमा हो, वहां पर एक से ज्यादा मुल्जमान हो और वो उनकी मरकजी हैसियत हो, तो फिर कानून नाफिज करने वाले देखते हैं कि ज्यादा जुर्म किसका है। जो कम जुर्म वाले लोग हैं उनको वादा मुआफ गवाह बनाया जा सकता है। तो आप ये बताएं कि ये जो है, यानी ये मुकदमा दर्ज कब हो जाएगा और कैसे होगा? मैं सही वसूख से तो नहीं आपको बता सकता, लेकिन मेरी इतलात के मुताबिक ये मुकदमा दर्ज हो चुका हुआ है। अच्छा, बहुत बहुत शुक्रिया जनाब एजाज सैयद साहब, बहुत अहम गुफ्तगू आपसे हुई। एक ब्रेक लेते हैं, इस मामले को वाइंड अप करते हैं। ये सर अभी 164 के बयान पे कई एक आरा, तजावीज़ और निकात सामने आए हैं। तारिक खलील संधू साहब ये कहते हैं कि अगर मजिस्ट्रेट जिसके सामने ये बयान दिया गया है वो ख़ुद भी विटनेस के तौर पर कोर्ट में पेश हो सकते हैं। भाई ये तो बात की बात है, कोर्ट की कार्रवाई चलेगी। अभी ये जावेद अख्तर चौधरी साहब थे पीपल्स पार्टी के, वो कह रहे थे मैं शाही किले में था तो मुझसे बयान लिया गया, लेकिन वो तो कस्टडी में लिया गया। कस्टडी में लिया गया, उसमें फ़र्क नहीं होगा। लेकिन ये कस्टडी में नहीं लिया गया, कस्टडी में लिया गया। आज़ादाना मर्जी से अगर दिया गया तो फिर जाहिर है कि उसकी आज उनका इमरान खान साहब का अपना रद्द-ए-अमल भी आया है ना। उनसे जब पूछा कि आज़म खान साहब के बयान के ऊपर, तो उन्होंने कहा जी कि आज़म खान साहब एक बड़ी ईमानदार आदमी है, जब तक उनके मुंह से नहीं सुनूंगा नहीं मानूंगा। तो जाहिर है, तो बात यह है कि इसका मतलब ये है कि वो समझ रहे हैं कि उन्होंने आज़ादाना मर्जी से नहीं दिया। लेकिन अब जो कुछ भी है, राना सनाउल्लाह साहब, बिलाल अज़हर कियानी साहब, अताउल्लाह तारड़ साहब, हमारे प्यारे वज़ीर क़ानून आज़म नज़ीर तारड़ साहब, वो भाई ये आनियाँ जानियाँ आपकी बहुत देख ली हैं, जा रहे हैं अब तो। अब वो तो आप जो करना है जा रहे हैं, इक़दाम करें, बताएं। वो कोर्स ऑफ एक्शन तय हो चुका है, अब लेता नजर आएगा। जो मुकदमा कायम करना है वो करें। मुकदमे 200 कायम हो गए हैं, चल कोई भी नहीं रहा। चलेंगे ना सर, ये खासा तो उनकी तो हिकमत अमली कामयाब है। उन्होंने कहा चलने नहीं देना मैंने, बज़ाहिर अच्छा। तो ये क्या, एक मुकदमा नहीं चल रहा, चलो हम दूसरा कर देते, दूसरा नहीं चल रहा तीसरा कर देते, तीसरा नहीं चल रहा, सामने ढेर लगे हैं टूटे हुए पैमानों के। नहीं, अब मेरा ख्याल है मुकदमात जो हैं बहरहाल फाइनलाइज होंगे, उन पे ट्रायल होता भी आप देखेंगे, बात आगे बढ़ेगी। सफाई सरकार तो अब जा रही है ना, और वैसे भी निगरान हुकूमत ने आना, तो तब सफाई का मौका मिलेगा, तब किताब देखी जाएगी। अपना मौक़िफ़ पेश करेंगे, उनके वकील होंगे, मुखालिफ वकील होंगे, और फिर उसके बाद जो नतीजा होगा उसको देखेंगे। 9 मई का वाक़या बड़ा अहम है। एक तो ये साइफर कहानी थी, 9 मई का वाक़या है, 9 मई के ऊपर सर आज सुप्रीम कोर्ट में उस पर बड़ी बहस हुई है। मिलिट्री ट्रायल का केस लगा हुआ है सुप्रीम कोर्ट में, आए हैं, उन्होंने कहा कितनी सजा हो सकती है मिलिट्री कोर्ट के तहत, तो हमारा 2 से 3 साल तक जी अटॉर्नी जनरल ने कहा जी, तो उन्होंने कहा सिविल अदालत में इससे ज़्यादा हो सकती है। मगर ये पहला वाक़या है, असल में पाकिस्तान की तारीख का ये पहला वाक़या है कि मिलिट्री तनसीबात जो हैं उन पर हमला हुआ है, और उसकी तफसील बयान की अटॉर्नी जनरल ने। नहीं, काफ़ी तफसील, माली नुकसान भी 2.5 अरब का उन्होंने बताया तखमीन है। तस्वीर जो है ना, हंगामा आराई वाले दिन की तस्वीर, तमाम अहम जगहों पर जहाँ जहाँ हम तनसीबात पर हमला किया गया वो तस्वीर दिखाई गई, और फिर जो कोर कमांडर लाहौर के घर के बाहर जब एक यूनिफॉर्म को लहराया गया वो ख़ास तस्वीर भी दिखाई गई। और फिर चीफ जस्टिस साहब ने ये रिमार्क्स दिए कि 9 मई के वाक़यात में संगीनी का पहलू मौजूद है, और यही नहीं बल्कि जो अटॉर्नी जनरल साहब ने तफसीलात से आगाह किया अदालत को, तो जस्टिस मुनीफ साहब ने कहा कि अटॉर्नी जनरल के इल्ज़ामात की नोयत बहुत संगीन है। आमिर सैयद अब्बासी साहब कोर्ट में मौजूद फुल कोर्ट नहीं बनाएंगे, नहीं आज फिर जज सारे अवेलेबल नहीं हैं, नहीं आज उन्होंने दोबारा दरखास्त आज की है। मगर एक बात सुन लें आप, क्या वहाँ एक पाकिस्तानी सफारत खाने के सामने जी एक पीटीआई के कारकुन ने एक मजारा किया था, उसमें नुकसान हुआ। अब अदालत में जब केस हुआ तो उसको बताया गया कि भाई आपको इसका अदालत करना है जी। हमारे यहाँ अदालतें जो हैं हम अमलाक चलाते हैं,
नुकसान पहुंचाते हैं, अदालत की बात ही नहीं। अरबों रुपए यानी नजर हो जाते हैं, और अदालत नुकसान के अजाले की बात ही नहीं करती। जो नुकसान पहुंचाने वाले हैं उनको अजाला करना पड़े ना, तो कोई इनके हाथ रुकेंगे ना? ठीक, ये तो हमने तमाशा बना दिया यार। आमिर ये बताएं, आप कोर्ट रूम मौजूद थे, क्या मूड मिजाज आपका लग रहा है? फुल कोर्ट तश्कील देने की सदा कल मुस्तरद हुई, आज क्या जवाब दिया गया? और जो अटॉर्नी जनरल के जवाब जो दलाइल हैं उस पर कहा गया कि ये बहुत संगीन मामला है, तो क्या समझ आई आपको? देखिए, आज एक बार फिर सुप्रीम कोर्ट में इस मुकदमे की समाअत हुई जिसमें फौजी अदालतों में सिविलियंस के ट्रायल के खिलाफ जो आईनी दरखास्तें हैं, और इसमें आज फिर अटॉर्नी जनरल ने बहुत तफसीली वो तमाम बैकग्राउंड बताया, वो वाकयात बताए, एक एक वाकया बताया कि किस शहर में कैसे सरकारी और अहम जो दिफाई और फौजी तंसीबात हैं उन पर एक मुनज़्ज़म तरीके से हमला किया गया, एक सोची समझी साजिश के तहत, और बहुत ही ऐसे हमला किया गया जैसे 62 जगहों के ऊपर उन्होंने बताया कि अहम जो दिफाई अमलाक थी वहां पर हमला किया गया, 52 अफराद जख्मी हुए, 2.5 अरब रुपए से जायद का नुकसान हुआ, सरकारी अमलाक, गाड़ियां और बहुत सी अहम जो इमारतें हैं उनको नुकसान पहुंचाया गया, तोड़ा गया। और इसमें अटॉर्नी जनरल ने वो तमाम जो दस्तावेजी शवाहिद थे वो भी अदालत के सामने रखे, तस्वीर दिखाई, और ये बताया कि कैसे जो अहम जो दिफाई और फौजी तंसीबात हैं वहां पर हमला किया गया, वो GHQ हो, वो कोर कमांडर हाउस हो, वो बेसेस हों, एयर बेसेस हों, जैसे मियां वाली की एयर बेस है, इसके अलावा पेशावर, एबटाबाद, लाहौर, मुल्क भर में मुख्तलिफ जो अहम दिफाई तंसीबात थी वहां पर हमला किया गया। और अटॉर्नी जनरल ने कोर कमांडर हाउस की जो तस्वीर हैं वो भी बेंच को पेश की, और ये बताया कि हमलावरों ने 9 मई को पेट्रोल बम भी इस्तेमाल किए। इस मौके पर चीफ जस्टिस ने कहा कि क्या किसी मस्जिद पर भी हमला किया गया, तो अटॉर्नी जनरल ने बताया कि कोर कमांडर हाउस के अंदर जो मस्जिद थी वहां पर भी हमला किया गया, और हत्ता के जो हमलावर थे उन्होंने कोर कमांडर की वर्दी भी पहन ली थी। और इस मौके पर अटॉर्नी जनरल ने बताया कि फौज ने बहुत तहम्मुल का मुजाहरा किया, क्योंकि फौजी अफसरान पुलिस की तरह मुजाहिरीन से लड़ने के लिए ज्यादा ट्रेंड नहीं होते, लिहाजा बहुत ज्यादा तहम्मुल का मुजाहरा किया गया। और इस मौके पर अटॉर्नी जनरल ने यह बताया कि ये पहली मर्तबा क्योंकि ये ऐसा वाकया पेश आया कि कोई सिविलियन ने यूं एक मुनज़्ज़म तरीके से जो दिफाई तंसीबात हैं उनके ऊपर हमला किया गया, लिहाजा इन तमाम हालात, वाकयात और इन शवाहिद की बुनियाद के ऊपर ये फैसला किया गया कि इन तमाम लोगों को जो ट्रायल है वो मिलिट्री कोर्ट में होगा। अदालत का रद्द अमल क्या था? जी, इस मौके के ऊपर जो चीफ जस्टिस थे उन्होंने ये कहा कि देखिए, तमाम तर इसकी जो 9 मई का वाकया है उसकी संगीनी से इनकार नहीं किया जा सकता, बहुत ही अफसोसनाक वाकया है और बहुत संगीन वाकया है, लेकिन क्योंकि अदालत में जो मामला इस वक्त जेर समाअत है वो है शहरियों के बुनियादी हुकूक या मुलजमान के बुनियादी हुकूक, क्या उन्हें वो मिलेंगे मिलिट्री कोर्ट्स में या नहीं मिलेंगे, ये वो सवाल है जिस पे अटॉर्नी जनरल से बार बार अदालत ने इस्तफसार किया। फिर जस्टिस मज़ाहिर नकवी ने यह कहा कि जो पुराने जब पहले मिलिट्री एक्ट के तहत ट्रायल हुए थे उसमें आईनी तरमीम की गई थी, लेकिन 9 मई के जो वाकयात हैं उसमें कैसे आप चार्ज करेंगे आर्मी एक्ट के नीचे, ये वो बुनियादी सवाल था। और ये भी कहा गया कि आइन में अगर तरमीम नहीं की गई तो सिविलियंस को कैसे 175(2) के तहत कैसे उनको सिविलियंस को ट्रायल किया जा सकता है, ये कहा गया कि बगैर तरमीम की ये कैसे किया जा सकता है, ये बुनियादी सवाल था। ये सवाल है आमिर, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। तो मौजूद है ना, अब सवाल ये है, एक और अहम नुक्ता सर उन्होंने उठाया, वो ये कि क्या आप इस चीज़ को यकीनी बनाते हैं? अटॉर्नी जनरल को मुखातिब करके अदालत ने कहा कि अपील का हक होगा, तो उन्होंने कहा मुझे वक्त दें, मैं आपको इसका मुफस्सल जवाब दूंगा। जुमे तक का वक्त दिया है जब जिस पे वो अपील के हक के ऊपर सरकारी बयान जो है वो अदालत के सामने कुछ भी होगा। हमारा सवाल एक और है, वो क्या कि ये फौजी तंसीबात पर हमला करना जी ये भी कोई बुनियादी हक है? ये कहाँ का बुनियादी हक है? ये फंडामेंटल राइट है? नहीं, ये फंडामेंटल राइट एहतजाज करने वालों का नहीं, एहतजाज पूरा किया जा सकता है। पुरतशद्दुद एहतजाज करें, फौजी तंसीबात पर हमले करें, तो इन पर इंसानी हकूक कहाँ से पैदा हो जाते हैं? एक ब्रेक नाज़रीन। वेलकम बैक नाज़रीन। शामी साहब, आज हमने साबिक वज़ीर-ए-आज़म जनाब शाहिद खाकान अब्बासी साहब का जिक्र खैर तफसील से करना था, चलिए फिर कर लेंगे उनके ख़यालात आलिया पर। उनके ख़यालात आलिया पे तो वो मायूस भी दिखाई देते हैं और निज़ाम से भी मुतमिन नहीं है। वो बात कर लेंगे, कल के लिए कोशिश करता हूँ उनसे बात कर लेंगे। बात यह है, गैर इंसानी काम जो है वो करने वाले जो हैं वो इंसानी हकूक जो है उसका तहफ़्फ़ुज़ कैसे मांग सकते?
یعنی آپ کا استدلال یہ ہے کہ آرمی تنصیبات پر حملہ بنیادی انسانی حقوق کے زمرے میں نہیں آتا؟ کیا آتا ہی حق ہے کسی کا؟ نہیں، کسی بھی حملہ آپ کسی کے گھر پہ حملہ نہیں کر سکتے. اگر فوجی تنصیبات پر حملہ کریں گے تو پھر آپ کو اس کا خمیازہ بھگتنا چاہیے. جو بھی خمیازہ ہو. انسانی حقوق کہاں سے آ گئے یہ کیس بھی منطقی انجام کی جانب جاتا دکھائی دیا ہے، کیونکہ فل کورٹ تو نہیں بنایا. البتہ دلائل سن کے وہ کہہ رہے ہیں کہ جی یہ سنگینی کا پہلو موجود ہے. اپیل کے اوپر جواب مانگ رہے ہیں کہ اپیل کا حق ہوگا یا نہیں. تو اب یہ دیکھنا ہوگا فیصلہ اس کا کیا ہوتا ہے. ابھی تو میں دیکھ رہا ہوں کہ ہمارا عدالتی نظام جو ہے نا وہ ہمیں اس پہ بڑا اطمینان رہا ہے ماشاءاللہ ساری خامیوں کے باوجود. لیکن اس میں معاملات چلتے نہیں ہیں. برطانیہ میں فیصلے ہو جاتے ہیں مقدمات، یا نہیں ہوتے، پاکستان میں نہیں ہوتے. چلیں کل بات کرتے ہیں. ناظرین آج کے لیے اتنا ہی. کل انشاءاللہ تفصیل کے ساتھ دوبارہ حاضر ہوتے ہیں. تب تک لیے اجازت دیجیے. اللہ حافظ.